हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री सिविक्स का चैप्टर 1। उसमें भी सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं सिटीजन्स के लिए। हर कंट्री का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स, वो रेगुलेशन लिखे होते हैं जो सिटीज़न को अफेक्ट करते हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्टेट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस, लेजिस्लेशन के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं अलग अलग चीज़ों के थ्रू। तो यही चीज़ हमें बताई गई है। फिर इसमें क्या है? इट रेगुलेट द पोजीशन एंड पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। थ्री ऑर्गन्स कौन से हैं गवर्नमेंट के? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है सिटीज़न के इंटरेस्ट को। कैसे प्रोटेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स सिटीज़न को दे करके बहुत सारी आर्बिट्ररी एक्शन जो स्टेट ले सकती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दे करके। इसके अलावा जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? ताकि जो सिटीजन्स है उनकी वेलफेयर के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में वो हर एक वो चीज़ लिखी गई है जो गवर्नमेंट को और सिटीज़न को चाहिए। और अगर नहीं है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोसीजर है अमेंडमेंट का। हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लग रहा है कि हमें कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया कैसे गया। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन से। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे और स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेकर के आ रहे थे और उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लगातार डिमांड करी जा रही थी। फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई अंडर कैबिनेट मिशन। 1946 में आया था। पहली चीज़ जो याद रखनी है कि जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर एक असेंबली बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज़ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन में बनाई गई थी तो डैट इज़ योर कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। तो अब बुक में नहीं दिया है तो इसलिए मेंशन भी करना बनता नहीं है, तो लेकिन देख सकते हैं 3 मेंबर थे इसमें। फॉर एग्जांपल पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 3 लोग थे। तो देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो लेकिन याद क्या रखना है कि इस कैबिनेट मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री के लिए बनाने थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे। उनको पावर ट्रांसफ़र करनी थी इंडिया को, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज की जैसे लोकसभा समझ सकते हैं। जब इंडिया से ब्रिटिशर्स ने जाने लगे फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी थी। तो ये वही है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। बनाई कैसे गई? तो यहाँ पे याद रखना है कि इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, और असेंबली ये स्टेट की, जैसे आज क्या है, आज की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए इलेक्शन में जिसका जब हम वोट देते हैं तो एमएलए को हम इलेक्ट करते हैं। उसी तरीके ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये काम करती थी। हर स्टेट में, हर प्रोविंस में, तब स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था, तो हर प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। उन लोगों ने वोटिंग करी और मेंबर को इलेक्ट करा जो अल्टीमेटली जिन्होंने फॉर्म क्या करी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट करी गई थी, तो इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस था उस समय, और उस समय एक ही हाउस था। फिर आगे बात करते हैं कि जो इलेक्शन हुए कब थे, तो जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद इसमें 389 मेंबर हुआ करते थे टोटल, जिसमें से 292 इलेक्टेड थे, 93 नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड मतलब जिनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ, जिनको सीधे नॉमिनेट कर दिया गया। अब नॉमिनेट किसने करा?
और ये नॉमिनेटेड मेंबर आते कहाँ से थे? अब क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया में दो तरीके की लेजिस्लेटिव यूनिट्स हुआ करती थी। एक थी ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था डायरेक्ट, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजा रजवाड़े प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। तो प्रिंसली स्टेट से कितने लोग आए? 93, और इनको इलेक्ट किसने करा? वहाँ के प्रिंसेस ने। तो 93 ये हो गए, 292 इलेक्टेड मेंबर हो गए, 3 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, ये भी ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट था, और एंड 1 फ्रॉम द ब्रिटिश, तो टोटल 389 मेंबर। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जब तक इंडिया से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उससे पहले का सिनेरियो है ये। तो टोटल मेंबर 389 तब हुआ करते थे। इलेक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम करना शुरू करा। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में। अब जब पहली मीटिंग हुई तो कोई हेड नहीं इलेक्ट करा गया था। तो हेड कैसे इलेक्ट कर लिया गया? जो सीनियर मोस्ट, सबसे बूढ़े व्यक्ति जो थे उस समय, उनको अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया उस समय एक दिन के लिए। वो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दिन के लिए बनाया गया था। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर को एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, वैसे ये एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड थे, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे इसलिए इनको बना दिया गया था। लेकिन फाइनली 11 दिसंबर 1946 को इनके फाइनल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा गया, जो कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आगे चल करके यही हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो प्रेसिडेंट ये फाइनल प्रेसिडेंट थे, इनको परमानेंट कर दिया गया था। उससे पहले एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर आगे बात करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ? सिचुएशंस आवर चेंजिंग। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग एक और पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में लगातार काम कर रही थी। लेकिन इनके डिफरेंसेस के चलते बहुत डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अल्टीमेटली पाकिस्तान बनाने की डिमांड होने लगी थी। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करा, और उन्होंने एक सेपरेट डिमांड रखी पाकिस्तान बनाने की। और उन्होंने फिर क्या करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से छोड़ दिया। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को विथड्रू कर दिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी वजह से जो ओरिजिनली कितने मेंबर थे? 389। नाउ दैट नंबर इज़ रिड्यूस टू 299। अब जब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया, तो उसके बाद इसमें सिर्फ कितने मेंबर रह गए? 299। और 299 मेंबर्स ने मिल करके काम करना शुरू करा। और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था, तो उसमें एक्चुअल में जो मेंबर प्रेजेंट थे वो कितने? 284। ये नंबर याद रखना है। क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि कितने लोगों ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास करा जा रहा था, तब कितने लोगों ने उस पर साइन करा था, कितने लोग प्रेजेंट थे? तो ये 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर वर एक्चुअली प्रेजेंट। तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर होंगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे कैबिनेट मिशन आया और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। फिर इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में, ठीक है, उसमें 389 मेंबर को इलेक्ट करा गया अलग अलग जगह से, और उसने काम करना शुरू करा। पहला 9 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुई थी? और पहली सिटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मेंबर बना लिया गया। फिर फाइनली 11 दिसंबर को एक फाइनल प्रेसिडेंट बनाया गया। एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। फिर मुस्लिम लीग ने आगे चल करके बॉयकॉट करा बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जिसके चलते उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ दी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल नंबर था 389, जो कि रिड्यूस होकर के हो गया 299। यहाँ पे बस इतनी याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत तरीके के मेंबर आए थे। कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन किस तरीके के मेंबर थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या सिर्फ हिंदू थे या क्या सिर्फ मुस्लिम थे, तो ये देखना बनता है यहाँ पे। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें एक्चुअली में सिर्फ 3 कैटेगरी में थे, जनरल, मुस्लिम्स और सिख। तो ये पहले तो याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान में प्रपोजल रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन किसको किसको दिया जाएगा, तो इट वाज फॉर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी को यहाँ 3 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई और कम्युनिटी के लोग भी थे, जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी लोग थे। अभी नाम याद रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता है। बट के कौन कौन से लोग थे? एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, पारसी,
एक एक नाम देखना चाहो तो यू कैन रिमेंबर। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से फ्रैंक एंथनी, एस प्रेटर, इंडियन क्रिश्चियंस, पारसीज, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, तो ये सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यानी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा नहीं था कि इट वाज टोटली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़ या जनरल कैटेगरी या फिर सिख मुस्लिम, इसमें हर तरीके के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो ये था, हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाएं, लेकिन एक बार इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको प्रपोज किसने करा था? तो इट वॉज प्रपोज बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रपोज का मतलब है जैसे आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में कोई भी बिल हमें लाना होता है तो उसके लिए हमको उसको प्रेजेंट करना होता है। उसी तरीके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज करा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एंड व्हेन इट वाज प्रपोज्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। बट एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो चीज़ें बताई गई थी कि जो इंडिया जो नेशन बनने को तैयार है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इंडिया का अगर कोई सिटीज़न बनता है तो उस केस में सिटीजन्स को क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, इंडिया कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बताई गई थी। जैसे क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द नेशनल गोल्स। क्या क्या थे? जैसे फ्री इंडिया विल बी अ रिपब्लिक, द आइडियल्स ऑफ द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू द पीपल। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी होगी इंडिया में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब सबके पास वोटिंग राइट होगा, और सोशल डेमोक्रेसी का मतलब एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एवरीवन विल हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीज़न। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रेजोल्यूशन में, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। अब यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई, तो रिमेंबर दीज थिंग। द स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। हम देखेंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू ये सारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात कही गई है, ये सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे फुलफ़िल करे गवर्नमेंट ने। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज करा, कब प्रपोज करा, और मेन पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वो याद रखने हैं। और ये इस डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डेट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 डेट इंपॉर्टेंट हो गई हैं, एक तो ये और एक ये। और इससे पहले हमने बताया था जुलाई में ये इलेक्शन वाली डेट, फिर फर्स्ट सिटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का इलेक्ट होना, उसके बाद ये डेट्स। अभी तक इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं हमारी मेन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें से वन ऑफ द मेन एंड वेरी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसमें 7 मेंबर हुआ करते थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7। और इसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर वॉज दी हेड ऑफ दी ड्राफ्टिंग कमेटी। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड पूछा जा रहा है तब राजेंद्र प्रसाद आप बताएंगे। बट अगर एक दिन के लिए पूछा जाता है, अगर स्पेसिफाई करा गया है कि हु इज़ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे तो सचिदानंद सिन्हा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम करना शुरू करा, और ड्राफ्टिंग कमेटी को लीगल सैंक्शन मिला था इस एक्ट के थ्रू, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बाय विच द 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा एक चीज़ बता दें, बहुत सारे एक्ट्स पास हुए थे, जिसमें से एक एक्ट ये था जिसने फाइनली पावर ट्रांसफ़र करा था ब्रिटिशर से किसको? इंडिया में। और इंडिया में भी 2 चीज़ें बन गई थी। इससे पहले पार्टीशन हो चुका था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू करा। कब काम करना शुरू करा था? तो पहली सिटिंग याद रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी ने 29 अगस्त 1947 को काम करना शुरू करा था, यानी कि पार्टीशन के बाद। यानी कि अभी तक इंडिया से पाकिस्तान अलग हो चुका है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू करा तो इंडिया से पाकिस्तान अलग हो चुका था। ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ बन चुकी थी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रही थी। ठीक है,
अब बहुत सारे काम इन्होंने करे। अब यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का नाम, ये डेट याद रखनी है। फाइनली फिर इन्होंने काम करना शुरू करा और कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो रहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, जो हमारा ये जो दिस ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। अब ड्राफ्ट करने के बाद इसको पास करना था। तो पास करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली किसी भी बिल को 3 रीडिंग करी जाती हैं, तो इसकी भी 3 रीडिंग करी गई थी। तो ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लॉज बाय क्लॉज। अब ये डेट्स यहाँ पे, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 रीडिंग करी गई थी, ये याद रखना है। कितनी रीडिंग करी गई थी? 3 रीडिंग्स करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली 26 नवंबर को पास कर दिया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा गया था। एडॉप्ट और इनैक्ट 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एडॉप्ट एंड इनैक्ट। तो इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट करा था, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट हुआ। क्यों ऐसा हुआ अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा इनको? तो इनको लगभग 3 साल लगे। एंड टू बी प्रिसाइज, अगर याद रखना हो, 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़, कहीं कहीं 17 डेज़ भी लिखा होता है, बट 18 डेज़ इज़ मोर करेक्ट। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज़, इतना टाइम लगा था इनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। किताब में यहाँ पे 3 चीज़ें इन्होंने बनाई। एक तो थे पार्ट्स, ये अगले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेजरली 3 चीज़ें याद रखनी। पार्ट्स जैसे चैप्टर्स होते हैं बुक में, वैसे ही पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स थे? 22। जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो 22 पार्ट्स थे। शेड्यूल होते हैं, और जब बनाया गया था तो शेड्यूल कितने थे? 8। और आर्टिकल जब बनाया गया था तो कितने थे? 395। ये तो तब की सिचुएशन है 1950 की। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है? अभी सिनेरियो ये है कि पार्ट्स हो गए हैं 25, शेड्यूल हो गए हैं 12, और आर्टिकल, लो पेंसिल ही टूट गई, आर्टिकल हो गए हैं 437 से भी ज़्यादा। लेकिन ये जो नंबर है 395, ये नहीं इंक्रीज़ हुआ है। जब भी हम कोई आर्टिकल ऐड करते हैं तो अल्फ़ाबेट हम ऐड कर देते हैं उस आर्टिकल के आगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई नया आर्टिकल हमें ऐड करना होगा तो हम 396 नहीं क्रिएट करेंगे। इंस्टेड अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, कोई आर्टिकल ऐड करना है, तो हम उस आर्टिकल के आगे, उस नंबर के आगे ABCD लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। कितना टाइम लगा, रीडिंग्स कितनी लगी, टाइम क्या लिया, और फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में क्या है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया एडॉप्ट और पास कब करा गया था? 26 नवंबर 1949 को। एंड फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। अब जब ये फोर्स में आया तो क्या क्या चेंजेस आ गए? पहली चीज़ जो हुई कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो स्टेटस था, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो प्यारा भारत है, उसका जो स्टेटस था उससे पहले डोमिनियन था, जो कि बन गया रिपब्लिक। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जब हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट, जो कि अभी कौन है? प्रेसिडेंट है, और उस समय तक कौन थी? रानी। ब्रिटिश की जो रानी थी वो हेड ऑफ़ द स्टेट थी। तो जब हम किसी भी कंट्री का हेड ऑफ़ द स्टेट हेरिडेटरी ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि उत्तराधिकारी ही आगे चल कर के उसका हेड बनेगा, हेरिडेटरी हेड नहीं होने चाहिए किसी भी कंट्री में। जैसे ब्रिटेन में किंग, क्वीन, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बेटी, ऐसे हेड होते रहते हैं, तो वो रिपब्लिक नहीं है। तो हमारी कंट्री रिपब्लिक हो गई 26 जनवरी को। क्यों हो गई? क्योंकि इंडिया को एक इलेक्टेड हेड मिल गया अपना खुद का। वो कौन था? प्रेसिडेंट। तो कई और चेंजेस आए। जैसे ही ये फोर्स में आया तो सी राजागोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल बन गए इंडिया के, और वो भी इंडियन, क्योंकि इससे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंडिया को जैसे ही आज़ादी मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन जब हमें 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक हो गए, उसके बाद सी राजागोपालाचारी पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे। तो इनके नाम के आगे इंडियन लगा रहेगा, इंडियन गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाए पार्टीशन के बाद पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल देन योर आंसर विल बी सी राजागोपालाचारी। तो सी ये बने, फिर ये हुआ। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करना शुरू कर दिया, और कब तक काम करा? जब तक कि न्यू इलेक्शंस नहीं हो गए। वो कब हुए? 1951 और 52 में। तो जब नया जनरल इलेक्शन हो गया, जब तक नहीं हुआ तब तक वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट का काम कर रही थी, और जब इलेक्शन हो गया उसके बाद नई लोकसभा और राज्यसभा बन गई, तब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना बंद कर दिया और लोकसभा और राज्यसभा हमारी आ गई। पहली लोकसभा और पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शुरू हो गया उन लोगों का काम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वही अब क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया यूनियन, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। अब समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया था लेकिन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को क्यों करा? तो ऐसा क्या था इस डेट में? ऐसा क्या था वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में 26 जनवरी को 1930 में, ठीक है, एक 19 लाहौर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो हर साल सेशन अपने हेल्ड करती थी जिसमें उसका प्रॉपर एजेंडा डिसाइड करा जाता था कि उसके क्या क्या न्यू ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो 1929 में दिसंबर के महीने में जब इनका लाहौर सेशन हुआ था, यहाँ पे लाहौर सेशन याद रखना है, लाहौर सेशन 1929, इसमें इन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो डिक्लेयर करा पूर्ण स्वराज। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले था स्वराज, सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज नहीं था। पूर्ण स्वराज इन्होंने जिस दिन रखा वो बहुत इम्पोर्टेंट डे था, ठीक है। यानी कि अब से उनका ऑब्जेक्टिव, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स के से क्या हो गया? पूरी तरीके से आज़ादी। उससे पहले वो पूरी आज़ादी नहीं मांगते थे, वो जब हम हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। बल्कि पूरी आज़ादी ना मांग करके अब इन्होंने क्या मांगनी शुरू कर दी? पूरी आज़ादी पहले नहीं मांगते थे, उसको कहते थे स्वराज या फिर सेल्फ रूल। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद पूर्ण स्वराज ऑब्जेक्टिव हो गया किसका? कांग्रेस का। और इस डे को सेलिब्रेट करा गया एज एन इंडिपेंडेंस डे। कब सेलिब्रेट करा गया? 26 जनवरी 1930 को। यहीं से 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस बनाई गई। इस डेट को फिक्स कर दिया गया कि हम इस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हमें आज़ादी कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को। तो अब इस दिन तो हम इंडिपेंडेंस डे रख नहीं सकते 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को। तो इस दिन की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या करा? 26 जनवरी को उन्होंने रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे। इसीलिए उन्होंने इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा ताकि इस दिन की इम्पोर्टेंस बनी रहे। तो ये थी सिग्निफिकेंस इस जनवरी 26 की। इसीलिए हमने 26 जनवरी को अपना ये रिपब्लिक डे चुना था। नहीं तो 26 नवंबर भी हम अपना रिपब्लिक डे मना सकते थे, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात करी थी, और उसी दिन हमने डिक्लेयर करा था कि हम 26 जनवरी को 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्योंकि अब इंडिपेंडेंस डे ऑलरेडी मना चुके थे, हमें आज़ादी मिल चुकी थी, तो अब उस डेट को सिग्निफिकेंट बनाए रखने के लिए उस दिन को हमने रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, बस इसमें ये जल्दी से बचा है बी आर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ नोन एज द
आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन योर आंसर शुड बी बी आर अम्बेडकर। अब फेमस इनका क्या नाम है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ही इज़ वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भीमराव अम्बेडकर क्योंकि खुद एक दलित कम्युनिटी के थे, तो इनको पता थी उन लोगों की दिक्कत, तो इन्होंने उसी तरीके के बहुत सारे राइट्स भी दिए थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे रखे जो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बुरा हुआ था, उस चीज़ों को दूर करने के लिए इन्होंने कई सारे प्रोविज़न रखे। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन लोगों को दिया, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, दिस प्रैक्टिस वाज अ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस। अभी भी कई डिफरेंट पार्ट्स में, विलेजेस में ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं कि लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता है, लोगों को कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही रहना होता है, वो कुछ जगह आ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनटचबिलिटी में हैं। ये सारी प्रैक्टिस क्या कहलाती है? अनटचबिलिटी। लेकिन अब इंडिया में ये प्रैक्टिस क्या है? इलीगल हो गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने रिज़र्वेशन पॉलिसी लेकर के आए। रिज़र्वेशन पॉलिसी इनिशियली 10 साल के लिए ही लाई गई थी, लेकिन फिर धीमे धीमे गवर्नमेंट ने हर 10 साल उसको बढ़ाना शुरू कर दिया गया। लेकिन ये रिज़र्वेशन सही है या गलत है, ये तो डिबेट का इशू है, बट रिज़र्वेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुछ लोगों के लिए। रिज़र्वेशन सच में बहुत ज़रूरी है। कई कम्युनिटी तो रिज़र्वेशन का बेनिफिट लेकर के भी उसका फ़ायदा उठाती जा रही हैं। तो रिज़र्वेशन सही लोगों तक पहुंचेगा तो उसका बेनिफिट पूरी इंडियन सोसाइटी को ही मिलेगा। फिर इन्होंने इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का सोचा, जिसमें लिबर्टी, डिग्निटी लोगों को दिए जाने की बात बोली गई। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, बहुत सारे आइडियाज़ इन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे इस सिविक्स के। फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है? बाबा साहब ने बहुत सारे प्रिंसिपल इंक्लूड करे थे। क्या? जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, दोनों चीज़ें। ये हम क्लास 10th में जब हिस्ट्री समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। कई मायनों में फ्लेक्सिबल है और कई मायनों में रिजिड भी है। फिर माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेव। माइनॉरिटीज़ यहाँ पे कौन है? दो तरीके के अपने यहाँ इंडिया में माइनॉरिटीज़ होते हैं। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं, दूसरे होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में हिंदुइज़्म को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजन क्या है? माइनॉरिटी हैं। तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की है। और कॉन्स्टिट्यूशन बखूबी ये जिम्मेदारी निभा भी रहा। और ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये जिम्मेदारी अच्छे से समझी और बहुत सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। फिर एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जब हम डिस्कस करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि जो अगर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न करा गया है, सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स दे देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम उसके अगेंस्ट, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस वायलेशन के लिए अगर कोई सज़ा नहीं है तो फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए ये राइट इंट्रोड्यूस करा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें अगर कभी भी किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज्ड होता है, यानी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जिससे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, तो सिटीजन्स कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और यही है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। इतना इम्पॉर्टेंट था ये कि आत्मा है हमारे संविधान की। फिर कई और कंसेप्ट इन्होंने बताया कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए, सिंगल जुडिशरी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए फंडामेंटल लॉज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हम अगले चैप्टर में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। सिंगल जुडिशरी इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? टॉप मोस्ट पर है। अगर किसी को कहीं जस्टिस नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला जाता है। बार बार जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिलीवर कर देती है जस्टिस, बट वी हैव टू वेट फॉर इट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बनाया गया, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया था, जिसके लिए हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए
इन रिफॉर्मर्स का, इन लोगों का। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।